Hi guys, thank you so much for watching my channel The Twisted Olive, and today we are going to continue with the transactions. Those are not regarded as transfers according to section 46 and 47. So इसका हम लोगों ने 9 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग इसका 10th पॉइंट ऑनवर्ड्स पढ़ने वाले हैं. सो 10th पॉइंट में बोल रहा है एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स. हम लोगों ने डिबेंचर या बॉन्ड को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का देख लिया था. अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करते हैं किसी कंपनी का, तो उस केस में क्या ये ट्रांसफ़र मानी जाएगी? नहीं, ये ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएगी. सो यहाँ पर ये डायग्राम हम लोग देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने प्रेफरेंस शेयर ले लिया था 100 रुपये में और इसको आपने कन्वर्ट कर दिया है इक्विटी शेयर में. तो ये वाला जो कन्वर्जन हो रहा है इसको हम लोग ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे. जैसे हम लोग बॉन्ड वाले केस में, बॉन्ड को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने वाले केस में जैसे ये वाले ट्रांजैक्शन को हम लोग नहीं मानते थे ट्रांसफ़र, इस केस में भी सेम है. तो ट्रांसफ़र नहीं होगा तो कैपिटल गेन भी अराइज नहीं होगा. सो अभी हम लोग देखते हैं कि अभी आपने इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया और उसको फिर कुछ सालों बाद आपने सेल कर दिया. तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने के बाद सेल करने के लिए जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसको हम लोग ट्रांसफ़र मानेंगे. ये क्या है? ये आपका ट्रांसफ़र नहीं है, लेकिन ये जो है ये आपका ट्रांसफ़र होगा. तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका कैपिटल गेन भी अराइज होगा. और यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली बात है कि यहाँ पर होल्डिंग पीरियड हम लोग किसको मानेंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ डिफ़ाइन करना है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है. उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि होल्डिंग पीरियड क्या होगा. तो इस केस में होल्डिंग पीरियड हम मानेंगे जब आपने प्रेफरेंस शेयर को अक्वायर किया उस दिन से लेके आपने जब उसको सेल किया उस टाइम तक के पीरियड को आप मानेंगे होल्डिंग पीरियड. और इंडेक्सेशन के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाले दिन से लेके जिस दिन आपने सेल किया तब तक के पीरियड को हम लोग इंडेक्सेशन के लिए यूज़ करेंगे. अब हम लोग देखते हैं नंबर 11 में क्या बोला है. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन द रिजल्टिंग कंपनी to the shareholders of demerged company. एक कंपनी है, इसका क्या हो गया? इसका डीमर्जर हो गया. डीमर्जर होने के बाद दो कंपनीज बन गई. ये जो दोनों है बी और सी, ये दोनों क्या है? ये है रिजल्टिंग कंपनीज. सो शेयर ऑफ द डीमर्ज कंपनी यानी कि कंपनी ए का जिसका डीमर्जर हुआ है उसके शेयर्स को जब कन्वर्ट किया जाता है शेयर ऑफ रिजल्टिंग कंपनीज में, तो ये वाला जो ट्रांजैक्शन होता है इसको हम लोग ट्रांसफ़र नहीं मानते हैं. सो ऑब्वियस सी बात है, इस पे आपको कैपिटल गेन टैक्स भी पे करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जब आप उसी रिजल्टिंग कंपनीज के शेयर्स को सेल करते हैं तो उस टाइम आपका कैपिटल गेन अराइज हो जाता है. यानी कि इसको हम लोग क्या मानते हैं? इसको हम लोग ट्रांसफ़र मानते हैं. इस केस में हम लोग का जो होल्डिंग पीरियड है वो क्या होगा? शेयर ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी जिस दिन हम लोगों ने खरीदा उस दिन से लेके आपने जब उसको सेल किया वो वाले टाइम पीरियड तक को हम लोग बोलेंगे होल्डिंग पीरियड. सेम जैसे हमने ऊपर वाले केस में किया था. यहाँ पर जब से हमने खरीदा तब से लेके जब आपने सेल किया उस टाइम तक के पीरियड को हम लोग बोलते हैं होल्डिंग पीरियड. तो इसमें भी सेम ही है. और इंडेक्सेशन कब है? जब हमने कन्वर्ट कर दिया यानी कि वो रिजल्टिंग कंपनी का शेयर बन गया उस दिन से लेके जब उसका सेल हुआ. अब देखते हैं पॉइंट नंबर 12 में क्या बोल रहा है. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन अमेलगमेटेड कंपनी इन ल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड इन द अमेलगमेटिंग कंपनी. ठीक है, अमेलगमेटिंग कंपनी मतलब क्या? जो दो कंपनीज मिल रही हैं उन दोनों को हम लोग बोलते हैं अमेलगमेटिंग कंपनी. और अमेलगमेटेड क्या होता है? दोनों मिल के जो कंपनी बनती है उसको हम लोग बोलते हैं अमेलगमेटेड कंपनी. शेयर ऑफ अमेलगमेटिंग कंपनी जब बन जाता है शेयर ऑफ अमेलगमेटेड कंपनी में तो ये वाले ट्रांजैक्शन पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है क्योंकि इसको हम लोग ट्रांसफ़र ही नहीं मानते हैं. और जब शेयर ऑफ अमेलगमेटेड कंपनी को बेचा जाता है, सेल किया जाता है, उस टाइम क्या होता है? इसको हम लोग ट्रांसफ़र भी मानते हैं और उस पर कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है. और सेम यहाँ पर हम लोग जो होल्डिंग पीरियड है सेम यहाँ जब आपने खरीदा उससे लेके जब आपने सेल किया तब तक के पीरियड को हम बोलते हैं होल्डिंग पीरियड. और इंडेक्सेशन के लिए क्या होगा? जब शेयर ऑफ अमेलगमेटेड कंपनी बन गया
उस दिन से लेके जब आपने उसको सेल किया उस टाइम तक के पीरियड को हम लोग इंडेक्सेशन के लिए यूज़ करेंगे। अभी हमें ये देखना है कि जब कॉस्ट ऑफ शेयर्स आता है इसका, तो हमें कौन सा वाला लेना है। यहाँ पर आपने 100 रुपये में अमेलगमेटिंग कंपनी का शेयर खरीदा था, जो अमेलगमेट होने के बाद बन गया 400 रुपये का, और इसको आपने बेच दिया 650 रुपये में। तो यहाँ पर हम लोग कॉस्ट क्या मानेंगे, हम लोग का जितना भी गेन हुआ वो जानने के लिए हम इसका कॉस्ट क्या मानेंगे। कॉस्ट मानेंगे जितने में आपने इसको खरीदा था, यानी कि 100 रुपये में। अब आता है हम लोग का पॉइंट नंबर 13, और ये एक थ्योरी पॉइंट है। थ्योरी पॉइंट मतलब इससे आपको ऐसे खास कुछ ज़्यादा एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इससे आपको थ्योरी वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये बोल रहा है कोई भी ट्रांसफ़र, एनी ट्रांसफ़र ऑफ अ कैपिटल एसेट और इंटेंजिबल एसेट बाय अ फर्म टू अ कंपनी। एक पार्टनरशिप फर्म है, उससे ही आपका कोई कंपनी बन रहा है, फर्म से ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ द फर्म बाय अ कंपनी इन द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द फर्म प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस दिए हैं। तो यहाँ ये कौन सा केस है, जब आपका एक फर्म है और वो एक कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है। तो उस केस में अगर बिजनेस आपका सेम ही है, जो बिजनेस आप फर्म में कर रहे थे वही बिजनेस आप करने वाले हो कंपनी में, सो इस केस में अगर ये यहाँ पर 4 कंडीशंस हैं, ठीक है, 4 कंडीशंस हैं। ये 4 कंडीशंस अगर आपके सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपका कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पर नहीं लगेगा, ये आपका ट्रांसफ़र के डेफिनेशन में नहीं आएगा। सो देख लेते हैं इसका क्या क्या 4 कंडीशंस हैं। सो फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म इमीडिएटली बिफोर सक्सेशन। ठीक है, जैसे कि ये फर्म है, ये हम लोग का बन गया कंपनी में। जिस दिन ये फर्म कंपनी में कन्वर्ट हुआ, जस्ट वही सक्सेशन के जस्ट पहले जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इस फर्म के थे, वो सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ये कंपनी के भी बन जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है एसेट्स एंड लाइबिलिटी वाला। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है सबका, चारों पॉइंट्स का, सो दैट ये याद रखने में ईजी रहेगा। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि ये फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं, जस्ट बिफोर द डे ऑफ द सक्सेशन वो लोग इस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। किस रेशियो में बनेंगे, इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, in the proportion of their capital accounts in the books on the date of succession। so जिस दिन ये सक्सेशन हो रहा है उस दिन कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसका कितना कैपिटल है, उस प्रोपोर्शन में यहाँ के जितने भी पार्टनर्स हैं वो लोग क्या बन जाएंगे, ये कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है द पार्टनर्स ऑफ द फर्म डू नॉट रिसीव एनी कंसिडरेशन और बेनिफिट अदर दैन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन द कंपनी। जो पार्टनर्स हैं, ये फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो अभी क्या बन गए हैं, शेयर होल्डर्स बन गए हैं। तो वो लोग कंपनी में सिर्फ जितने भी उनके हिस्से का शेयर है उतना ही उनको अलॉट होगा, उससे ज़्यादा वो लोग कोई दूसरा कंसिडरेशन या बेनिफिट रिसीव नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है द एग्रीगेट ऑफ शेयर होल्डिंग इन द कंपनी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज नॉट लेस देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इन द कंपनी। सो हम लोग देखते हैं कि पहले ये समझते हैं कि अगर 4 जन मिलके एक फर्म बना रहे हैं तो उनको क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो लोग उसको कंपनी में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्म में क्या होता है, फर्म में आप दूसरों का मनी यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में आप क्या कर सकते हैं, आप पब्लिक के लिए शेयर्स इशू कर सकते हैं। अगर आपको दूसरों का पैसा चाहिए तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इफ़ यू नीड मनी ऑफ अदर्स टू, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, फर्म को कंपनी बना सकते हैं। सो देखते हैं, ये फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल है 20 करोड़। तो ये बोल रहा है एग्रीगेट ऑफ शेयर होल्डिंग इन द कंपनी ऑफ द पार्टनर्स। यहाँ पे जो पार्टनर्स थे 4 जन, वो लोग यहाँ पे जाके क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि जितना भी आपका शेयर कैपिटल है कंपनी का, उसका एटलीस्ट 50%, मतलब एटलीस्ट 10 करोड़ ये सारे पार्टनर्स का होगा। और
जो बाकी का 10 करोड़ है वो आप नॉर्मल पब्लिक के लिए या किसी और के लिए इश्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे अगेन बोल रहा है देयर शेयर होल्डिंग कंटिन्यूज टू बी एज सच फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन। एक जिस दिन आपका फर्म कन्वर्ट हो रहा है कंपनी में, उस दिन से लेके 5 साल तक, एटलीस्ट 5 साल तक क्या होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि 50% शेयर होल्डिंग रहेगा कंपनी के पास और यानी कि पार्टनर्स के पास, और बाकी का जो 50% है वो नॉर्मल पब्लिक के पास रहेगा। ऐसा एटलीस्ट 5 साल तक चलना चाहिए। ये खत्म होता है हम लोग का पॉइंट नंबर 13। एंड सिमिलरली पॉइंट नंबर 14 जो है ये भी एक थियोरी पॉइंट ही है। यहाँ पे बोल रहा है वेयर अ सोल प्रोप्रिएटरी कंसर्न। सोल प्रोप्रिएटरी क्या है, जब कोई आदमी अकेले ही एक बिजनेस करना स्टार्ट करता है, प्रोप्रिएटरशिप स्टार्ट करता है अकेले ही, उसको बोलते हैं हम लोग सोल प्रोप्रिएटरी। वेयर अ सोल प्रोप्रिएटरी कंसर्न इज सक्सीडेड बाय अ कंपनी। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पर एक पार्टनरशिप फर्म बन जा रहा था कंपनी में, यहाँ पर एक सोल प्रोप्रिएटरी कंसर्न बन जा रहा है कंपनी में। और इनका जो बिजनेस है जो ये प्रोप्रिएटरी में था वही सेम बिजनेस वो कर रहा है कंपनी में। As a result of which the sole proprietary concern transfers any capital asset or intangible asset to the company provided the following conditions are satisfied. Obviously एक छोटा सा बिजनेस कर रहा था एक आदमी अकेले, अब अभी अगर वो उस बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करना चाहता है तो ऑब्वियसली उसके जितने भी कैपिटल एसेट्स हैं वो तो कहीं और नहीं जाएंगे, उसी कंपनी में ही आएंगे। सो यहाँ पे अगेन पॉइंट नंबर ए, सी और डी रिपीट हो रहा है कि जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ थे ये सोल प्रोप्रिएटरी के, वो कहाँ चले जाएंगे, वो चले जाएंगे कंपनी में। वैसे ही अगेन जो भी प्रोप्रिएटर था, सोल प्रोप्रिएटर यहाँ पे, वो उसको सिर्फ कंपनी में शेयर्स जितने अलॉटेड हुए रहेंगे उतना ही उसको मिलेगा और बाकी दूसरा कोई कंसिडरेशन या बेनिफिट वो रिसीव नहीं करेगा। और पॉइंट नंबर डी में क्या बोल रहा है, सेम ये वाला कि एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर वो प्रोप्रिएटरशिप जो कर रहा था, प्रोप्रिएटर था, उसके हिस्से में रहेगा, बाकी का 50 आप किसी और को दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोला है, इन केस ऑफ दिस कन्वर्जन विच इज़ नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऐसे वाले केस में अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो क्या होगा, इसको हम लोग ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे और यहाँ पे हमें कैपिटल गेन टैक्स पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो ये बोल रहा है इन केस ऑफ दिस कन्वर्जन विच इज़ नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी वुड बी द सेम एज इन द हैंड ऑफ द सोल प्रोप्रिएटरी और द फर्म एज द केस मे बी। तो ये दोनों, ये वाला जो पॉइंट है ये वैलिड है दोनों पॉइंट्स के लिए, पॉइंट नंबर 13 और 14 दोनों के लिए, कि अगर फर्म कन्वर्ट हो रहा है हमारे कंपनी में तो उस केस में क्या होता है, जो भी एसेट हम लोगों ने खरीदा था, वो फर्म जब शुरू हुआ था तब हम लोगों ने जो कैपिटल एसेट खरीदा था जिस कॉस्ट में, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितना भी है स्टार्टिंग में वही रहेगा हम लोगों का, कंपनी के केस में भी वही रहेगा उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये खत्म हुआ हम लोग का पॉइंट नंबर 14। आई होप अगर इसका थ्योरी क्वेश्चन आता है पॉइंट नंबर 13 या 14 में से तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं बहुत इजी हैं। फर्स्ट वाला है एसेट लाइबिलिटी वाला, दूसरा वाला है पार्टनर्स बन जाएंगे शेयर होल्डर्स, थर्ड वाला है कि उनको सिर्फ और सिर्फ कंपनी का अलॉटेड शेयर्स ही मिलेगा और कोई कंसिडरेशन या बेनिफिट नहीं मिलेगा। और फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, जितना भी उनका शेयर कैपिटल होगा उससे 50% उनके पार्टनर्स का ही रहना चाहिए, एटलीस्ट 50%, और ऐसा वाला सिस्टम एटलीस्ट 5 साल तक कंटिन्यू करना चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 15। ये बोल रहा है एनी ट्रांसफर अंडर द सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम 1997 फॉर लेंडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटीज अंडर एन एग्रीमेंट और अरेंजमेंट which the SEC has entered into with the borrower of such securities and which is subject to the guidelines issued by the SEBI or RBI in this regard. इसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, व्हाट इज सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम 1997, और यहाँ पर बोल रहा है बेसिकली कि आपने जो भी सिक्योरिटी बोरो किया है या आपने उसको लेंड किया है तो वो वाला भी आपका ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। और ये जब मैं आपको डिटेल में ये समझाऊंगी तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
और ये सब सेबी या फिर आरबीआई के गाइडलाइंस जो भी इशू हुए हैं उसके साथ ही आपको फॉलो करने हैं। पॉइंट नंबर 16 बोल रहा है एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इन अ ट्रांजैक्शन अंडर रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम shall not be regarded as transfer and therefore shall not attract capital gain tax। सो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी तो है बहुत सारे मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ तो हैं, लेकिन उनके पास डेली का जो खर्चा है, जो भी उनके पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए अपना डेली का काम करने के लिए, वो उनके पास नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने घर को मॉर्टगेज रखते हैं बैंक में। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि दे वुड नॉट पे द मनी बैक टू बैंक। उनको बैंक को पैसा वापस करने की ज़रूरत नहीं है, उनको मॉर्टगेज से अपना घर छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, उनके डेथ के बाद आफ्टर देयर डिमाइज बैंक विल सेल द हाउस प्रॉपर्टी, या फिर उनके पास जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो बैंक सेल कर देती है। तो इस वाले केस में भी कैपिटल गेन टैक्स अराइज नहीं होता है, क्योंकि आफ्टर देयर डिमाइज, उनके डेथ के बाद ये हो रहा है, तो ऑब्वियसली टैक्स कौन पे करेगा, एसएससी का तो डेथ हो चुका है। तो ये वाले स्कीम को बोला जाता है रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम। अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 17। ये बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ स्मॉल प्राइवेट कंपनीज एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज इनटू एलएलपीज। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनीज का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, एलएलपी में। तो इट इज़ टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। जैसे कि इनका जो भी टोटल सेल्स, टर्नओवर या फिर कंपनी का ग्रॉस रिसीट्स रिलेटेड टू देयर नेचर ऑफ बिजनेस जो भी है वो 60 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट एक्सीड ₹60 lakhs इन एनी ऑफ द 3 preceding previous years। पिछले 3 प्रीवियस ईयर्स में, इमीडिएटली पिछले 3 प्रीवियस ईयर्स में अगर उनका टोटल सेल या फिर टोटल टर्नओवर या फिर उनका जो भी बिजनेस से रिलेटेड ग्रॉस रिसीट्स है वो 60 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी इन एनी ऑफ द 3 previous years preceding in the previous year in which the conversion takes place should not exceed ₹5 crores। मतलब उनका जो भी टोटल एसेट्स हैं उनका वैल्यू 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब, उनके जो भी उनका प्रीवियस ईयर है उससे पिछले 3 प्रीवियस ईयर्स में 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगेन यहाँ पे जो ये वाले 4 पॉइंट्स हैं ये भी यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, ABCD चारों पॉइंट्स यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये बोल रहा है नो अमाउंट इज पेड ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पार्टनर आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन। मतलब जिस दिन आपका कन्वर्जन हो रहा है उस दिन से लेके 3 साल तक कोई भी पार्टनर को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कोई भी अमाउंट पे नहीं होगा आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बोल रहा है अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो ये उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस प्रीवियस ईयर में ये सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है अगर फॉर एग्जांपल पहले 2 प्रीवियस ईयर में ये सेटिस्फाई हो गया तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है कैपिटल गेन टैक्स, लेकिन 3rd प्रीवियस ईयर में अगर ये आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ये सारी कंडीशंस, तो उस केस में क्या है आपको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लास्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है फर्दर द एलएलपी वुड बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द बिजनेस लॉस एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड VRS एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ द प्रेडिसेसर कंपनी। वो कंपनी का जो भी बिजनेस लॉस है या फिर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है या फिर जो भी VRS का एक्सपेंस है वो सब क्या कर सकती है जो कि रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है अभी तक, उसको एलएलपी क्या कर सकती है अपने बिजनेस लॉस से सेट ऑफ कर सकती है या फिर कैरी फॉरवर्ड भी कर सकती है। सो ये अगेन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
आई होप आप लोगों को ये वाला क्लास समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम 1997। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।